हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 12 द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। अगर आपको इस लेसन का एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बन जाएगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में तो हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन ही सिर्फ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर द मेन थीम्स दैट हैड बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे मेन थीम्स हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया है। सो द मेन थीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जस्टिस। जस्टिस भी किस बेसिस पे, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को। सेकेंड पॉइंट है इक्वालिटी, यानी कि सभी स्टेटस के लोग, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, जिस भी बेसिस में आप स्टेटस को डिवाइड कर रहे हो, हर स्टेटस के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। नेक्स्ट दिया है लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब है, तो आपको आपके थॉट का, एक्सप्रेशन का और बिलीफ का, हर चीज़ का लिबर्टी मिलता है, यानी कि फ्रीडम मिलता है। नेक्स्ट है फेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड और यूनिटी बना रहे नेशन में। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी, मीन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नली कोई भी हमारी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सोशलिज्म, यानी कि जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं आपस में, उन सब चीज़ों को कम किया जाए। और नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले हर रिलीजन्स को। तो ये सारे मेन थीम्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई हु हैज़ द राइट टू मेक लॉज फॉर द कंट्री एंड द प्रोसेस टू मेक दीज लॉज। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ये चीज़ स्पेसिफाई किया गया है कि किनके पास राइट है लॉज बनाने का, और क्या प्रोसेस होता है ये सारे लॉज को बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई हु हैज़ द राइट टू मेक लॉज एंड हाउ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो स्पेसिफाई करे कि लॉज कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा, क्यों, ताकि चीज़ें जो हैं वो फेयर रहें और क्लियर रहें। इस तरीके से जो राइट होता है लोगों का, वो पब्लिक खुद ही चूज़ करेगी और वो कंट्री के लिए रूल वो लोग खुद ही बनाएंगे। इट स्टॉप्स एनी वन फ्रॉम यूजिंग पावर अनफेयरली, यानी कि वो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है लोगों को कि जिसके हाथ में पावर है वो उसको अनफेयर मीन्स से यूज़ ना कर पाए। ये जो प्रोसेस है वो ये चीज़ श्योर करता है कि हर किसी के ओपिनियन को सुना जाए और उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाया जाए, जो कि हर एक लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और क्लियर रूल्स हेल्प प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट एंड कीप द कंट्री पीसफुल एंड फेयर। जो भी रूल्स क्लियरली बनाए जाते हैं ना, वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड कंट्री को पीसफुल एंड फेयर रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग प्रोसेस इन नेपाल एंड इंडिया। तो इंडिया और नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया है, ड्राफ्ट करने का जो प्रोसेस था, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो बोथ इंडिया और नेपाल दोनों का ही एम क्या था, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद दोनों ही फोकस करते हैं डाइवर्सिटी के ऊपर, लेकिन जो इक्वल राइट्स हैं वो मिले सारे कम्युनिटीज़ में, इस चीज़ को वो इंश्योर करते हैं। और नेक्स्ट यह है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, उसको इनकरेज किया गया। और जो भी सारे लीडर्स थे वो कंसल्ट करते थे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम। तो ये सारा सिमिलैरिटीज़ हो गया इंडिया और नेपाल के बीच में। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस क्या थे। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब ड्राफ्ट किया था, इंडिपेंडेंस गेन होने के बाद किया गया। ब्रिटिश रूल से जब कंट्री को हमारे इंडिपेंडेंस मिल गया था, उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मोनार्ची रूल एंड करने के बाद, जो कि 2008 में हुआ था, ये मोनार्ची रूल वहाँ से एंड करने के बाद वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। नेक्स्ट एक और डिफरेंस है इनमें, नेपाल फोकस्ड मोर ऑन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड डिसेंट्रलाइजिंग पावर। नेपाल का मेन फोकस कहाँ था कि वो माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करे और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। वहीं पे इंडिया का एम क्या था कि वो लार्ज कम्युनिटी को यूनाइट कर पाए, अपने डाइवर्स पॉपुलेशन को वो यूनाइट कर पाए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए। तो यह हो गया आपका डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। फोर्थ क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कन्वेंड वॉज डेमोक्रेटिक। यानी कि आपको कहाँ तक लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बना, वो डेमोक्रेटिक तरीके से बना है। तो यहाँ पे आपका दो आंसर मैं यहाँ पे लिखी हूँ, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको शॉर्ट आंसर फ्रेम करना है या फिर लॉन्ग, आपको जो चाहिए आप वो इसमें से सिलेक्ट कर लेना। शॉर्ट आंसर आपका ये हो जाएगा,
द प्रोसेस वॉज पार्टली डेमोक्रेटिक। कुछ हद तक वो डेमोक्रेटिक था। क्यों? क्योंकि जो भी सारे मेंबर्स वहाँ पे चूज़ किए गए थे वो इलेक्ट हुए थे ना प्रोविजनल असेंबली से, लेकिन डायरेक्टली उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था। और उसके अलावा चाहे कितना भी तरीका वो लोग किसी भी तरीके से ट्राई किए हों कि डिफरेंट ग्रुप्स तक वो पहुँचे, लेकिन हर किसी का फीडबैक जो है वो सीरियसली यहाँ पे नहीं लिया गया था। तो ये आपका हो गया शॉर्ट में। अब इसी चीज़ को लॉन्ग में भी लिखेंगे तो बात तो वही रहेगा, बस वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से इलैबोरेट हो जाएँगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फ्रेम किया गया वो पार्टली डेमोक्रेटिक था। आप वहाँ भी वही बोल रहे हो शॉर्ट आंसर में भी और यहाँ भी वही चीज़ है कि वो पार्टली डेमोक्रेटिक था। जो भी सारे मेंबर्स थे असेंबली के वो कैसे चूज़ हुए थे प्रोविंशियल असेंबली से एंड व्हिच वर इलेक्टेड बाय सम पीपल। कुछ लोगों ने ही इलेक्ट किया था इन लोगों को, हर किसी को तो वोट नहीं करना पड़ा था ना वहाँ पे। कितने सारे लोगों से वोटिंग नहीं कराया गया था, कुछ लोगों ने ही मिल कर के प्रोविंशियल असेंबली जो है वो बनता है और वो फिर यहाँ पे इलेक्ट किया था लोगों को। तो हर किसी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ओनली 10% पॉपुलेशन जो था वो यहाँ पे वोट कर पाया था इस पूरे प्रोसेस में। इसका मतलब कि फुल्ली डेमोक्रेटिक तो ये नहीं था क्योंकि सारे ही सिटीजन्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए। नेक्स्ट दिया है हाउएवर असेंबली स्टिल ट्राइड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स, रीजन्स एंड कम्युनिटीज़। यानी कि असेंबली फिर भी से ट्राई किया कि हर एक ग्रुप के लोग, हर रीजन के लोग और हर कम्युनिटीज़ के लोग को इन 10% पॉपुलेशन में शामिल किया जाए। और उसके अलावा हर कोई मिल कर के बहुत ही हार्ड वर्क किए थे कि हर किसी के नीड्स को समझें, उनके आइडियाज़ को कंसिडर करें। इसके बाद वो लोग पब्लिक से फीडबैक भी लेते थे, डिबेट्स रखते थे, ओपन डिबेट्स जहाँ पे हर कोई बोल सकता है और सुन भी सकता है उन सब चीज़ों को। और इवन हर इंसान वहाँ पे डायरेक्टली वोट नहीं किया था असेंबली में, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ एफर्ट्स दिखाए थे ताकि वो इन लोगों के ओपिनियंस को सुन पाए। So while it wasn't completely democratic, the assembly did try to involve many people in the process of making the constitution। यानी कि हालांकि वो completely democratic नहीं था, लेकिन यहाँ पे उनके तरफ से पूरा कोशिश किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उसमें हर एक लोगों को इन्वॉल्व करें। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू स्ट्रेंथन पीपल्स पार्टिसिपेशन। यानी कि लोगों के पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या सारे स्टेप्स लिए थे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक सेवरल स्टेप्स टू स्ट्रेंथन पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इनमें से फर्स्ट स्टेप था उनका ओपन डिबेट। ओपन डिबेट्स रखते थे, असेंबली के जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं या डिबेट्स हो रहे हैं वो ओपन रहते थे, हर एक पब्लिक जो है वो उसको सुन सकता है और वो उन सब चीज़ों को वो समझ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो भी प्रोसेस हो रहे थे उन सबको। तो ओपन डिबेट्स करते थे। नेक्स्ट है पब्लिक फीडबैक। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ड्राफ्ट हुआ था ना तो उसको पब्लिश करे थे और लोगों तक उसको पहुंचाए थे और सभी के कमेंट्स, सजेशंस और क्रिटिसिज्म्स जो भी आ रहे थे उन सब चीज़ों को वो लोग इनवाइट करते थे ताकि उनको पता चले, सबका मतलब फीडबैक जो है वो उनको मिल पाए। नेक्स्ट दिया है कंसल्टेशंस। कंसल्टेशन का क्या मतलब होता है, क्वेश्चनरीज वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे वहाँ पे ताकि जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज के जो भी आइडियाज़ वहाँ पे आए हैं वो सारा कुछ जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के ओपिनियंस को भी वो लोग गैदर करें दूसरे रीजन से, हर एक जगह से, ताकि मतलब एक तरीके से क्वेश्चनरीज का क्या मतलब हुआ कि लोग जो है वो आपको जब वो ओपन डिबेट्स में सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में वो बोल सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं सवाल। तो ये सारा था उनके कंसल्टेशन, ये एक और तरीका हो गया लोगों को इन्वॉल्व करने का। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। द असेंबली ट्राई टू रिप्रेजेंट डिफरेंट रीजन्स, कम्युनिटीज़ एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स टू इंश्योर दैट द डाइवर्स वॉइसेस वर इंक्लूडेड। डाइवर्स का क्या मतलब होता है, अलग अलग बहुत सारे ना, तो क्योंकि इंडिया का तो आपको पता है डाइवर्सिटी है यहाँ पे, इसीलिए हर एक रीजन के, हर एक कम्युनिटी के और माइनॉरिटी ग्रुप्स के भी लोगों को यहाँ पे यहाँ तक इतना उनको लाया गया कि हर किसी की बात को वो सुन सके। तो रिप्रेजेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया। और नेक्स्ट था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कैसे, तो जो भी असेंबली के वर्क्स होते थे ना उन सबको रेगुलरली अपडेट किया जाता था न्यूज़पेपर पे ताकि लोग जो हैं वो इन्फॉर्म्ड रहें इन सब चीज़ों के बारे में। ये आपका हो गया फिफ्थ आंसर। देन सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर लाइफ्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसका हमारी लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है। इसका भी दो आंसर मैं रखी हूँ, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, तो आपको जो बेटर लगे आप वो लिख सकते हो। तो प्रीएम्बल जो है वो हमारे कंट्री के मेन गोल्स को बताता है। वो क्या है, जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी। इट शोज़ what kind of country we want to live in and helps guide the government and the people to make sure these values are followed। तो ये क्या करता है,
हेल्प करता है ये बताने के लिए कि हम लोगों को किस तरीके का कंट्री चाहिए, और जो वहाँ के गवर्नमेंट है और वहाँ के लोग हैं उन सबको वो इन वैल्यूज़ को फॉलो करने का, ये बोल सकती हूँ कि मेक श्योर करता है कि लोग इन वैल्यूज़ को फॉलो करें। तो ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर। इसी को अगर आप लॉन्ग में लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट फर्स्ट क्या है, स्टेट कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ क्या है, जो इनके मेन प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है, यानी कि जस्टिस और इक्वालिटी, और कंट्री को वो इन सब चीज़ों को वो गाइड कर रहा है कि हाँ ये चीज़ आपको कंट्री में रखना है। नेक्स्ट है सेट्स अप गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहे और कैसे ऑपरेट करे। नेक्स्ट है इंस्पायर सिटीजन, इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीज़न को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर करता है कि वो डेमोक्रेसी क्या है उस चीज़ को समझे, और डेमोक्रेसी में रहते हुए वो अपने राइट्स को क्या करें यहाँ पे समझे, और साथ ही में जैसे आपके जो राइट्स हैं तो साथ में आपके कुछ ड्यूटीज़ भी हैं तो उनको भी आप फॉलो करो। नेक्स्ट है हेल्प्स इन लॉ इंटरप्रिटेशन। अब लॉ कैसे इंटरप्रेट करता है, यानी कि जो जजेस होते हैं उनको ओरिजिनली देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे जब लोगों को जैसे जज को भी स्टेटमेंट्स देने होते हैं ना, तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, तो लॉज़ को तो ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट एजुकेट्स पीपल, लोगों को एजुकेट करता है, कैसे सिटीजन्स को एजुकेट करता है उनके राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो उनके अंदर वो डालता है। तो ओवरऑल प्रीएम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रल मतलब वो पार्ट जो कि उससे अलग नहीं किया जा सकता, और वो एक्सप्रेस करता है उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को। देन आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन विद रीज़न। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो हम लोग फर्स्ट आंसर में ही देखे थे कि 7 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, तो उनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको एक्सप्लेन करने। तो मेरे अकॉर्डिंग इक्वालिटी जो है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल जो था वो मेरे को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता था, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं ये आंसर फ्रेम की कि इक्वालिटी माइट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब वो क्यों, क्योंकि वो इंश्योर करता है नो मैटर कि लोगों का जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है या बैकग्राउंड क्या है, हर किसी को फेयर ट्रीटमेंट मिले और सेम अपॉर्चुनिटी मिले, और जिसके वजह से सोसाइटी में जस्टिस और हार्मनी जो है वो क्रिएट होता है। तो ये मेरे हिसाब से रीज़न था। अब ये एक शॉर्ट आंसर हो गया, इसको भी लॉन्ग में लिखा जा सकता है, तो लॉन्ग में आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे भी फिर पॉइंट वाइज हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी माइट बी कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब रीज़न क्या हुआ, फेयरनेस है, सोशल जस्टिस, यूनिटी और एम्पावरमेंट। जो शॉर्ट में था उसी को ही बस यहाँ पे थोड़ा डिटेल में। तो अगर आपको ये आंसर सही लग रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मार्क्स पे डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, तो इसीलिए मैं दोनों ही फॉर्म्स में आंसर ले आती हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन का सारा क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.